नमस्कार साथियों, मैं मनीष मियाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आपकी तैयारी चल रही होगी और उन्हीं तैयारियों को आज आगे बढ़ाने के लिए एक और वीडियो आपके पास आ चुका है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, जो अध्याय 4 है हमारा कक्षा 11 का, उसका लेक्चर नंबर 5 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। और आइए आज क्या जानेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं, ठीक है, कितने पावरफुल है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, और उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, कि मतलब कितना पावर है, कितना नहीं है, इन सभी चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, और फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर मैं बात करूं ना, तो राष्ट्रपति के पास सच में बहुत पावर्स है, बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी कहा है कि हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 74 जो आर्टिकल 74 है, वो सारी परिस्थितियों को पलट देता है। ठीक है, पूरा गेम ही पलट देता है। इतनी पावर्स देने के बाद फिर ये कहा जाता है कि ये सब कुछ मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेंगे। और देखिए, अगर आप राष्ट्रपति की शक्तियों को मैं अगर एक एक करके विस्तार में अगर आपको बताऊंगा, एक एक करके अगर आपको समझाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटा तो मुझे आपको वो समझाने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा। तो मैंने कल ये सोचा कि यार 1.5 से 2 घंटा जब स्पेशल वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी, तो हम अब भी यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर के चलेंगे और फिर बाद में कभी भी जब हमारे पास समय रहेगा और बच्चे बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है, कि नहीं भाई सर अब हमें बेसिक चीजें समझ में आने लगी है, अब हमें समझ में आने लगा राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री क्या होता है, किस प्रकार से निर्वाचित होता है, ये सारी बातें समझ में आने लगी, तो फिर हम उनकी पावर्स की बात कर लेंगे, हम उनकी शक्तियों की बात कर लेंगे। और वैसे क्लास 11th की पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है ना, मैं सच कहता हूं मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। सच में मैं ये मानता हूं मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। अगर बच्चों आपको जीवन में यूपीएससी क्रैक करना है, देखो मैं यूपीएससी पे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, पर इतना कहता हूं कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, अगर यूपीएससी आप चाहते हैं, और मुझे ये नहीं पता यूपीएससी क्रैक होगा या नहीं होगा, पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अगर कमांड बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11th की पॉलिटी की बुक और 9th की पॉलिटी की बुक, दोनों बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद किताबें। 6th, 7th, 8th की भी बढ़िया है, पर 9th वाली पढ़ लो, वो सबके ऊपर भारी है। 9th को पढ़ो पहले, फिर 11th को पढ़ो। जब भी कभी फुर्सत मिले, कभी भी समय आपको मिले, तो अपने लर्न एंड शेयर पे 9th की पॉलिटी के सारे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल। कभी छुट्टियों में बैठ करके आराम से देखना, जो बेसिक्स है ना, वो बेसिक्स वहां पे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और वैसे तो अभी अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से अपन वो चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, तो 9th की पॉलिटी की किताब और 11th की पॉलिटी की किताब, दोनों ही किताबें बेहतरीन है। राजनीतिक सिद्धांत वाली भी हम स्टार्ट करेंगे तो वो भी 1 नंबर की बेहतरीन है। और ये जो संविधान वाली है, ये तो मतलब गजब है यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इस किताब को समझाने के लिए। गजब की किताब है सच में। आप ये किताबें पढ़ लो, आप मान लोगे, आपको ऐसा लगेगा यार पता नहीं मैंने तो कौन से ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जहां जो लोग बैठते हैं मैं वहां ज्ञान देना शुरू हो जाता हूं। इतना गजब का नॉलेज आप लोगों में आ जाएगा। और हमेशा जीवन में आप लोग नॉलेज के पीछे भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए, पोस्ट या पद के पीछे नहीं। पोस्ट तो आज है कल नहीं, ठीक है, 60 साल बाद भी आप रिटायर हो जाओगे अगर आप कलेक्टर बन गए तो, ठीक है, पर जो ज्ञान, जो नॉलेज है, वो आपके पास सदैव रहेगा। तो नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है, तो नॉलेज के पीछे भागोगे तो पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके पास भाग करके आ जाएगी, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो कभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं किताबों को, तो इन 2 किताबों के लिए मैं बहुत सजेस्ट करता हूं, हर विद्यार्थी को करता हूं जो आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाता है, जो डेडिकेटेड हो चुका है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, मैं उनको कहता हूं कि आप 9th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ो। और 9th की ज्योग्राफी की बहुत बढ़िया, सच में बहुत प्यारी किताब है। 9th की ज्योग्राफी की ऐसी किताबें हैं, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 9th और 11th की जो ये बुक्स हैं, विशेष करके पॉलिटी की, ये बहुत बेहतरीन है। और बाकी तो देखिए, जितना आप पढ़ें उतना कम है, जितना ज्ञान आप पाएं उतना कम है। परंतु अभी जितनी आपकी उम्र है, जिस आप अभी क्लास में हो, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको ओवरडोज देकर के, पावर बूस्टर देकर करके मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता ही हूं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो शक्ति और स्थिति है, इस पर एक बिल्कुल स्पेशल अपन कभी वीडियो बनाएंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, कौन कौन से उसके पावर्स हैं, कौन कौन से उनके कर्तव्य हैं, कौन कौन से उनके काम है, वो जानेंगे। राष्ट्रपति का अर्थ मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जो देश का मालिक हो, जिनके ऊपर देश का स्वामित्व हो, देश के ऊपर जिनका हो, वो राष्ट्रपति कहलाते, देश के प्रथम नागरिक है। शक्तियों की चर्चा करें तो
देश का प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति के पास वो सारे काम हैं जो कि देश के प्रथम नागरिक को करने चाहिए, जो कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हो उस व्यक्ति को करने चाहिए। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग 5-6 ग्रुप्स में देखेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यों की, तो कार्यकारी कार्य की बात करता हूं। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है उसके पास, जो कार्यकारी पावर्स है, जो उनको लागू करने वाली जो आप चीजें कह सकते हैं, वो कार्यकारी शक्तियों में आ जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाती है। इसमें क्या आता है बच्चों? इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पीएम को नियुक्त कर रहे हो, इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा कौन करेगा? कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। राज्यपाल, इस राज्य में ये राज्यपाल बनेगा, कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो नियुक्तियां जितनी भी होंगी वो कार्यकारी शक्तियों में आ जाती हैं। एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है उसमें सारी की सारी ये आ जाती हैं। कार्यकारी शक्तियों के बाद जब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियों की बात। विधायी का मतलब होता है लेजिस्लेटिव जो पावर्स है उनके पास, विधायी शक्तियां। अब विधायी मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है? विधायी का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कानून, और कानून बनाने का काम कौन करती है? विधायिका करती है। तो जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों में इनके पास क्या पावर है? कानून के निर्माण में इनके पास शक्ति है। कानून के निर्माण में कैसे शक्ति है बच्चों? ठीक है, कानून के निर्माण में आप जो फाइनल हस्ताक्षर इन्हीं के होंगे। इसके अलावा इनके पास शक्तियां और देखेगा, जैसे कि ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। उसके अलावा कभी कोई बिल पास नहीं हुआ है तो उस बिल पे रिव्यू मांग सकते हैं कि भाई आप जवाब दो कि ये बिल पास हो क्यों नहीं रहा है, क्या समस्या आ रही है। जब दोनों सदनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उस पर ये चर्चा करेंगे। और लोकसभा में अगर अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा में से वो किसी व्यक्ति को बिठा सकते हैं कि भाई आज जो प्रोसीडिंग्स जितनी भी होंगी, आज जो सभा चलेगी उसकी अध्यक्षता आप करिए। मतलब इनके पास विधायी, मतलब जो लेजिस्लेचर है, संसद से जुड़े हुए, इनके पास काफी अधिकार होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इनके पास वित्तीय अधिकार भी है। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, पैसे टक्कों से जुड़े हुए। अगर जैसे आप बात करते हैं मनी बिल आता है, जैसे बजट है, तो बजट पहले राष्ट्रपति से साइन होकर के आता है, राष्ट्रपति को पहले दिखाया जाएगा, वो साइन करता है, फिर वो संसद में आता है। तो वित्तीय पावर इनके पास है। इसी प्रकार क्या है, भारत में 3 प्रकार के फंड बना रखे हैं। ठीक है, जैसे कि कंटिजेंसी फंड हो गया, ठीक है, जो कि आपातकाल के लिए होता है कि बिल्कुल आपके आपातकाल में ही होगा। तो उसमें भी क्या होता है कि बिल्कुल जब ही ओपन होगा जब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की परमिशन से ही पास होता है। तो वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास काफी है। उसके बाद अगर आप बात करो न्यायिक शक्तियों में, न्यायिक शक्तियों का मतलब हो गया जुडिशियल पावर्स। उनके पास कौन सी जुडिशियल पावर्स में देखिए, एक तो आप ये देखते सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनको अपॉइंटमेंट करना, वो वैसे यहां पर भी आ जाता है, वो अपॉइंटमेंट न्यायिक है। और उसके अलावा काफी बार राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो सजा माफ कर सकता है। सजा माफ करने की जो ताकत है, शक्ति है, वो भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहां पर हमारी कार्यकारी हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, वित्तीय हो गई, न्यायिक हो गई। उसके बाद हमारी आती है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां मतलब मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में क्या है कि जो तीनों हमारे फोर्सेस हैं, एयर फोर्स, ठीक है, नेवी और आर्मी, ये तीनों का जो हेड है, जो कमांडर है, जो सुप्रीम कमांडर है, मतलब सबसे जो हेड है वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। मतलब इन तीनों में सबसे हेड कौन है? राष्ट्रपति। तो उन तीनों का कमांडर, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कूटनीतिक की। कूटनीतिक शक्तियां है भी इनके पास। कूटनीतिक का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक जो पावर्स है वो क्या है कि आप देखते हैं कि हमारे कभी प्रतिनिधि तो बाहर विदेशों में जाते हैं, तो जो भी काम हो रहा है वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम के हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से प्रतिनिधि हमारे देश में जब आते हैं, कोई अमेरिका से आया, कोई फ्रांस से आया, तो उनको राष्ट्रपति साहब से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है। राष्ट्रपति हेलो हाय करेंगे, उनके लिए डिनर आयोजित करते हैं, लंच करवाते हैं। तो डिप्लोमेटिक पावर्स भी इनके पास है कि भाई जितना भी कुछ भी दुनिया में होगा भारत की तरफ से, वो मेरे साइन से होगा, मेरे हस्ताक्षर से होगा, मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो इस प्रकार से इनके पास काफी शक्तियां। और आप एक अन्य में भी डाल दीजिए, अन्य में भी इनके पास और भी शक्तियां निकल के आ जाएंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति साहब के पास बहुत शक्तियां हैं, पावर्स बहुत हैं। ठीक है, ये इतने सारे काम करते हैं, काम इनके पास बहुत है।
परंतु बस बात वही है कि ये सारा का सारा जो काम होता है वो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होता है। वो कहेंगे कि आप इनको यहाँ पे नियुक्त करें तो वो उनको नियुक्त करेंगे, वो कहेंगे आप इस पे साइन करें तो साइन करेंगे, वो कहेंगे ये करना है वो करना है, सारे काम उनके हिसाब से होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही होते हैं, अनुच्छेद 74 के तहत आर्टिकल 74 के अनुसार। ठीक है, तो राष्ट्रपति का शक्तियां काफी है, परंतु आर्टिकल 74 से थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। परंतु जब हम ऐसी स्थितियां पढ़ते हैं, हम ऐसी परिस्थितियां पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, और ख्याल वो ये आता है कि जब राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां ही नहीं है, जब पावर ही नहीं है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को बनाने की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रपति की जरूरत हमें क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आपने पावर ही नहीं दी, सारे के सारे काम इनकी मर्जी से ही करने हैं, तो फिर इन्हीं को रहने दो, राष्ट्रपति बनाओ मत। भाई सरकार का और देश का मुखिया दोनों एक बार प्रधानमंत्री को ही बना दो। क्यों आप ये दो कर रहे हैं कि नहीं राष्ट्रपति भी होगा और प्रधानमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री की मर्जी के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा, ये कैसी बात हुई, है ना, ये कैसा सिस्टम हुआ, ऐसा तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। पर देखिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास बिल्कुल ही शक्तियां नहीं है, ये काफी पावर्स हैं, ये पावर्स बहुत हैं। इसके अलावा कुछ विशेष शक्तियां भी हैं राष्ट्रपति के पास, विशेष शक्तियां भी हैं बच्चों राष्ट्रपति के पास। विशेष शक्तियों का अर्थ क्या होता है, स्पेशल पावर्स है, उसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विशेष शक्तियां। इन विशेष शक्तियों की चर्चा हम आज के लेक्चर में भी करेंगे। 3 विशेष शक्तियां मुख्यतः बात करी गई हैं। पहला, अगर कभी भी प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह देते हैं, कोई भी एडवाइस देते हैं, तो राष्ट्रपति साहब कह सकते हैं कि आप चले जाइए, मुझे ये सलाह पसंद नहीं, जाओ और विचार विमर्श कर करके आओ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, ये देश के हित में नहीं है, या इसमें ये कमी है या ये गलती है, तो डाउट वहां पर दे सकता है, तो मतलब वो वापस उस चीज को भेज सकता है। उसके अलावा अगर संसद ने कोई कानून पारित करा, कोई बिल पारित करा, और ये लगता है राष्ट्रपति साहब को कि नहीं नहीं यार कानून सही नहीं है, तो वो उसे चाहे तो उसे वापस भी भेज सकते हैं कि नहीं चलो सही करवा के लाओ, उसको सही नहीं है वापस भेज देंगे। या वो उसको क्या कर लेते हैं, अपनी जेब में रख करके भूल जाते हैं, क्या करते हैं, जेब में रख करके भूल जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। अभी पॉकेट वीटो क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। पॉकेट वीटो, देखो पहली बात तो आज आप यही समझ लो, वीटो का अर्थ क्या होता है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। वीटो का अर्थ क्या होता है, निषेधाधिकार। वीटो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं बेटा, VETO, वीटो। इसे हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में हम कहें तो इसे कहा जाता है निषेधाधिकार। ठीक है, निषेधाधिकार, ठीक है, निषेध मतलब मना कर देना, ठीक है, और मना करने का अधिकार है। तो वीटो का एक्चुअल में जो सही मतलब है वो क्या है, मना कर देना, निषेध करने का आपके पास अधिकार है। आप मना कर सकते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, या मैं साइन नहीं करूंगा। वीटो जनरली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पर भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के, कितने, 1 2 3 है, चौथा नहीं है, चौथा अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 3 ही जो वीटो है वो किसको दिए, राष्ट्रपति को दिए। वो तीनों पे चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। जब हम निषेधाधिकार की बात करते हैं, वीटो की बात करते हैं, पॉकेट वीटो क्या होता है, जनरली मैं एक ऐसा आसान सी भाषा में आपको समझाता हूं भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप मेरे पास आए और आपने मुझे कोई कॉपी दी, ठीक है, और आपने बोला कि यार सर चेक करी। मैंने बोला यार नहीं करी, अभी पढ़ रहा हूं मैं उसको। बोला सर चेक करी, मैं पढ़ रहा हूं यार। फिर 1 महीने बाद आया, बोला सर चेक करी, यार रुको यार पढ़ रहा हूँ, टाइम लगता है। 1 साल बाद आया, बोला सर चेक कर रहे हो, यार रुको पढ़ रहा हूँ भाई। तो क्या है कि मैं उसको अपनी पॉकेट में रख करके भूल चुका हूं, मैं उसको अपनी पॉकेट में रख करके भूल चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसमें साइन करना ही नहीं चाहता हूं, तो मैं उसे चेक करना ही नहीं चाहता। तो कभी कभार क्या होता है, राष्ट्रपति ये चीज करते हैं कि भाई उनको लग रहा है कि नहीं यार कमियां हैं, खामियां हैं, सुधार करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब वापस भेजा गया बिल बिना चेंज के भी आ जाता है तो भी उसको साइन राष्ट्रपति को करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति ये सोचता है कि अगर मैंने वापस बिल को भेजा तो वापस वो ऐसा कैसा लौटा देंगे, फिर तो मुझे साइन करना मेरी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए क्या करो, उसको पॉकेट वीटो रोक लो। ये ऐसा अगर ऐसे कानून देश में लागू हुए तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ऐसे कानून लागू ही नहीं होने चाहिए, बहुत कमियां इन्हें। तो वो क्या करते, पॉकेट में रख करके भूल जाते हैं, वो साइन नहीं करते। अब हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति को 1 दिन में साइन करके देना होगा, या 1 साल में, या 5 साल में। कोई पाबंदी नहीं है, चाहो जितना समय लो आप,
तो राष्ट्रपति पॉकेट में रखकर भूल जाता है। ऐसा केस एक बार ही हुआ है, और जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे तब वो वाला केस हुआ था, पोस्ट ऑफिस का कुछ मामला था। उस मामले पर भी हम आगे जब पॉकेट विटो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉकेट विटो का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना उससे पहले हुआ। एक बार ही हमें घटना देखने को मिली, और पॉकेट विटो कितना प्रभावी रहा वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो कुछ विशेष शक्तियां भी हमारे देश के राष्ट्रपति को दी गई है, और जब हम ये कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति ने सलाह लौटा दी कि भाई मैं नहीं मान रहा हूं, इसमें थोड़ी सी कमी आप सुधार करके लाइए, जब राष्ट्रपति ने बिल को वापस लौटा दिया लोकसभा राज्यसभा के पास कि इन पे वापस से विचार मंथन करो, ये कमियां हैं, क्या कर रहे हो इतने लोग बैठ के, हाँ 545 वहां पे रहो, 245 यहां पे रहो, क्या कर रखा है भैया, कितने हो गए टोटल? 790 लोग बैठे हो, क्या करते हो तुम लोग? है तब ये कमियां भी मैं निकालू क्या? इतनी कमियां तो मैंने निकाल दी, इसको जाओ वापस से चेक करके लाओ, ठीक है। अब जब देश का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि वापस चेक करो, तो बहुत बड़ी बात है उसमें, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कह रहा है कि आप जाइए इस पर वापस विचार मंथन करिए, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। राष्ट्रपति का बोलना मतलब पूरे मीडिया में हलचल मच जाएगी कि राष्ट्रपति ने बिल को वापस भेज दिया, मतलब राष्ट्रपति महोदय महामहिम उसमें कमी निकाल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। फिर कहीं ना कहीं संसद सोचता ही कि हाँ यार राष्ट्रपति जी कह रहे हैं तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। राष्ट्रपति जी का पद बिल्कुल एक ऐसा पद है जैसा कि हमारे घर में जो बिल्कुल बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दादाजी, वो अब जब दादाजी ने बोला रहे ये मत करो गलत है, तो सोचने वाली बात है ना, दादाजी कह रहे हैं, पिताजी के भी पिताजी, है ना, तो सोचने वाली बात होती है ना। तो यहां पर राष्ट्रपति का आप देखिए कि एक पद ही बहुत बड़ा है। उन्होंने अगर किसी चीज को वापस भेज दिया तो वो सच में ही एक सिंबॉलिक ही हमें ये दिखाता है, प्रतीक उसका ये हो जाता है कि नहीं नहीं राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, इसको सही से एक बार हमें विचार करना ही चाहिए, और फिर उस पर संसद विचार भी करता है। तो राष्ट्रपति हमारे देश में हाँ नाम मात्र उनके पास शक्तियां हैं, परंतु ऐसी शक्तियां भी उनको दी गई है जो कि उनका थोड़ा सा पद मजबूत बना करके रखे। दूसरी बात, राष्ट्रपति को इतनी आसानी से आप हटा नहीं सकते। महाभियोग का बहुत लंबा प्रोसीजर जो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था, महाभियोग का प्रयोग करा जाता है, तो कभी अगर पॉकेट विटो जैसे इस्तेमाल भी कर लीजिए तो इतनी आसानी से आप राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। तो राष्ट्रपति का पद थोड़ा सा सुरक्षित पद हम लोग मानते हैं। वैसे राष्ट्रपति साहब का जीवन बेहतरीन जीवन होता है, ठीक है। आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो आप 5 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे, और राष्ट्रपति भवन गजब का भवन है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा भवन है, और उसके एक रूम में ही राष्ट्रपति जी निवास करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उस एक कमरे में रहना शुरू करा, और कहीं ना कहीं वो परंपरा ही बन गई, उस कमरे में रहेंगे, बाकी कमरे मस्त खाली है। एक नंबर व्यू है राष्ट्रपति भवन का। सुख सुविधाएं जो राष्ट्रपति जी को मिलती हैं वो गजब की है, इतने कमांडर आपके पीछे चलेंगे। और राष्ट्रपति जी का जो हमारे देश में संवैधानिक दर्जा है वो पहला है, सबसे पहले वो है। अब सबसे पहले होने का अर्थ क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, तीनों को बुलाया गया है, तो सबसे पहले वहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और फिर वहां पर अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है तो प्रधानमंत्री पहले पहुंचेंगे और राष्ट्रपति फिर बाद में आएंगे, और प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बड़े हैं तो उनका स्वागत करना बनता है। आप तो भैया तीसरे चौथे ऑर्डर पे आ रहे हो, पहले तो राष्ट्रपति जी आप उनका स्वागत करिए, उनका स्वागत होगा। और जब जाएंगे तब राष्ट्रपति पहले जाएंगे, तो जाते हुए भी तो धन्यवाद करना है, तो प्रधानमंत्री फिर धन्यवाद करेंगे, और फिर राष्ट्रपति जाएंगे, फिर बाद में प्रधानमंत्री जाएंगे। तो संवैधानिक दर्जों में, मान सम्मान में, सब में जो है राष्ट्रपति काफी पावरफुल व्यक्ति है, बस थोड़ी सी जो पावर्स है उनकी वो थोड़ी सी कम है। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां क्यों नहीं दी गई संविधान सभा में। तो लॉजिक ये दिया गया, कहा जाता है कि अगर हम राष्ट्रपति को, अगर हम प्रेसिडेंट को ज्यादा पावरफुल बना देते, तो फिर प्रेसिडेंट और पीएम में रोज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रोज झगड़े होते हैं। प्रेसिडेंट भी अपनी जगह पावरफुल है और पीएम भी अपनी जगह पावरफुल है, तो ऐसे तो कभी देश में कोई चीज लागू ही नहीं हो पाती, देश में कोई काम हो ही नहीं पाता। प्रेसिडेंट तो एक तरीके से चेक लगाया गया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर कि हाँ भाई आप पे चेक है कि आप ऐसा काम करिए और ऐसा मत करिए। तो अगर दोनों को बराबर पावरफुल बना देते तो फिर रोज का झगड़ा चलता, जो कि दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि भाई आप एक साथ दो चीजें नहीं रख सकते। अब दोनों एक जगह पावरफुल हो जाएंगे तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी? एक का तो पावरफुल होना
जरूरी है। तो प्रधानमंत्री को थोड़ा पावरफुल रखा गया, पर संवैधानिक दर्जों में जो है वो राष्ट्रपति साहब ऊपर है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितियों की, वो मैंने आपको बताई है। आइए अब आपकी किताब पर चर्चा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। ठीक है, देखिए सरकार का औपचारिक रूप से प्रधान, औपचारिक का मतलब क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी में आप कह सकते हैं कि फॉर्मली वो हेड है सरकार का, पर सरकार का जो प्रधान है, देखिए सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होगा और देश का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होगा। तो पर यहाँ पे एक औपचारिक रूप से बताया गया, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है। हाँ, लास्ट में इसमें मैं आपात शक्तियां लिखना भूल गया था, यहाँ पे आपात शक्तियां भी लिख लीजिए। आपात शक्तियां क्या होती है बेटा, आपातकाल वाली शक्तियां, इमरजेंसी वाली शक्तियां। ठीक है, और इमरजेंसी को अपन लोग पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। तो तीनों को लगाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति साहब के पास है। तो आपातकाल में शक्तियां ये भी राष्ट्रपति जी के पास होती है। तो राष्ट्रपति जी को काफी कार्यकारी काम करने होते हैं, काफी विधायी काम करने होते हैं, काफी कानूनी काम करने होते हैं, काफी आपात शक्तियां उनको प्राप्त है, मतलब उनके पास काफी पावर्स की उनके पास कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पावर उनके पास है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। अब देखिए जहां पर संसदीय व्यवस्था होगी, जहां पर संसदीय व्यवस्था होगी, जैसे कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। अब जब भारत में संसदीय व्यवस्था हो तो जहां जहां पे संसदीय व्यवस्था है वहां पे जो देश का प्रधान होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो राजा हो, ठीक है, जो देश का प्रधान, देश का जो मुखिया होता है, वो क्या है, इन शक्तियों को मंत्रिपरिषद की सलाह के हिसाब से ही करता है। आपको किसी की नियुक्ति करनी है, मंत्रिपरिषद से आप पूछ करके करेंगे। किसी चीज पे साइन कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेंगे। तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो सच में वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनकी सलाह के अनुसार फिर राष्ट्रपति जी काम करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी है, और सच में जो काम करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही। देखिए अब एक चीज यहाँ से और आपने जो ज्ञान है उसका विकास करिए। अभी तक हम लोगों ने कार्यपालिका में 2 चीजें देखी। एक तो हमने देखा कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है, वो जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति साहब ये आ जाते हैं, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका जिसमें आप आईएएस अधिकारी आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, आप आईएएस अधिकारी आ जाएंगे, आप आईपीएस अधिकारी, आप लोग आ जाएंगे। एक बात मुझे बताइए कि जब सारा का सारा काम आप लोग कर रहे हैं, मतलब कौन कर रहा है, आईएएस अधिकारी कर रहे हैं, हर चीज पे गाइडलाइन आप दे रहे हो, सरकार को आप बता रहे हो, प्रधानमंत्री को आप बता रहे हो, मुख्यमंत्रियों को आप बता रहे हो, तो जब सारा काम आप कर रहे हो तो जय जयकार जो होती है वो प्रधानमंत्री की क्यों होती है, वो चीफ मिनिस्टर की क्यों होती है? क्यों भाई, क्यों नारे लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, ये नारे क्यों लगाए जाते हैं? और जब कोई गलत डिसीजन होता है तो बुराई आपकी क्यों नहीं होती, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की क्यों होती है? क्यों लगाए जाते हैं ये सरकार खराब है, ये सरकार खराब है, ऐसे क्यों कहा जाता है? आपकी बुराई क्यों नहीं हो रही, या आपकी अच्छाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बैकएंड में तो सब कुछ आप चला रहे हो ना, बैकएंड में तो सब कुछ आप चला रहे हो। तो एक्चुअल मुद्दा ऐसा है बेटा, ये लोग जनता के प्रतिनिधि, जनता ने आपको नहीं देखा, जनता ने किसको देखा है, इनको देखा। जनता ने किसको देखा है, इनको देखा। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे ऊपर है, जनता के प्रतिनिधि, जनता ने चुन करके इनको भेजा है, तो अच्छाई भी इनकी तो बुराई भी इनकी, ठीक है। ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, इनको, आपको तो इन लोगों ने बुलाया है, आपको तो इनको लोगों ने बुलाया। ये बिल्कुल एक ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ऐसे भी ये जो सी वाला व्यक्ति है ये ए को भी जानता है और बी को भी जानता है। ए जो वाला व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति है और बी वाला थोड़ा सा गरीब है, ठीक है। अब बी को कभी पैसों की जरूरत होगी, मान लीजिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, कितने की होगी, 5 लाख की होगी। अब इसने ए ने सी, इसके सी के बी से बहुत बड़े संबंध है और ए से भी बहुत बड़े संबंध है। अब बी सी के पास आया और बोला यार भाई पैसों की जरूरत है, भाई कुछ भी करे यार, 5 लाख रुपए दिलवा दे, कहीं से ही दिलवा दे, तो कैसे भी करके दिलवा दे, ठीक है ना, मैं लौटा दूंगा, तू दे दे, तेरे पास है तू लौटा दूंगा। अब ये व्यक्ति सी ए के पास जाता है और बोलता है भाई 5 लाख रुपए दे दे, मुझे बी को देने। बोल ठीक है ले जा भाई, ए ने ए का सी पे बहुत विश्वास था, बोले सी लेके जा ले। अब कल को अगर बी नहीं लौटा है तो ए तो किसको जानता है, बी को जानता है क्या, ए किसको जानता है, सी को जानता है। तो सी को ही बोलेगा अरे भाई दे 5 लाख, खा खा के डकार ले गया तू तो यार, हाँ छोड़े ही नहीं, 5 लाख का कुछ नहीं छोड़ा, तू ब्याज व्याज तो छोड़, तू थोड़ा बहुत तो दे। तो यहाँ पर क्या है कि नजरों में कौन है, सी है, बी को नहीं जानते। उसी प्रकार से हम इनको नहीं जानते, इनको जानते हैं।
इसी प्रकार से क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के गया है, परंतु जब लोकसभा में तो डायरेक्ट लोगों ने चुना था, प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने चुना था। तो प्रत्यक्ष रूप से जो बहुमत प्राप्त हुआ है, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में, वही तो अपनी सरकार बना पाती है, वही अपनी सरकार बना पाती है। तो जिनको बहुमत प्राप्त हुआ है वही तो प्रधानमंत्री बने हैं और वही तो मंत्रिपरिषद बना है। और जो लोकसभा में बहुमत कैसे मिलेगा? जब आपने जनता के वोट करा, वोटों से आपके लोग जीत करके आए, तभी आपको लोकसभा में बहुमत मिलेगा। परंतु राष्ट्रपति साहब तो अप्रत्यक्ष रूप से जीत करके गए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लोगों की जो ज्यादा उम्मीद है वो किससे है? लोकसभा के सांसदों से और लोकसभा की सरकार से। तो यहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियां दें, क्योंकि जनता ने डायरेक्टली इनको चुना है, जनता इनसे उम्मीद लगा रही। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छा काम होगा तो राष्ट्रपति जी का नाम इतना नहीं आता, बुरा काम होगा तो भी राष्ट्रपति जी का कोई नाम नहीं लेगा। सबका सब किस पे जो रायता फैलाएंगे? किस पे? प्रधानमंत्री पे। या आप राज्य में आ जाए तो कोई राज्यपाल की बुराई नहीं करेगा या तारीफ नहीं करेगा, मुख्यमंत्री। तो ये क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको डायरेक्टली उन लोगों को चुना है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में सब कुछ मंत्रिपरिषद के अनुसार ही होता है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो ज्यादातर जो मामले होते हैं उनमें मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना ही पड़ता है, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, अब आते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, मतलब उनका ये स्पेशल राइट्स कौन कौन से हैं, या स्पेशल पावर्स जो हैं वो कौन सी। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, अब आप जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान के संरक्षण है, ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जी के पास संविधान को बचाना, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। और संविधानिक रूप में ये सबसे सर्वोच्च है, सबसे टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, सबसे टॉप पर बैठा हुआ, मतलब देश में सबसे पहला जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति जी की। तो सबसे जो बड़े हैं तो उनका, भाई जैसे आज आपके घर में दादाजी, आपके पापा कुछ कर रहे हैं, आपकी मम्मा कुछ कर रही है, आप कुछ कर रहे हो, तो आपसे जवाब मांग सकते हैं बेटा ये क्यों करा। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति जी देश में सबसे बड़े हैं। तो वो क्या है? किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वो मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को बोल देंगे आपने ये काम करा, इसकी सूचना मुझे दें। ठीक है, ये काम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आप मुझे ऑफिस में आकर के मुझे से मिले और मुझे इसकी सारी की सारी जानकारी हमें दें। मतलब प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद क्या कर रहा है, उसकी सारी सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति साहब को पूरा अधिकार होता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य मतलब ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उन्हें दे। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने जो सूचनाएं मांगी है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो सारी की सारी उनको देनी होगी। राष्ट्रपति जी के पास ले जाकर के, हाँ राष्ट्रपति जी आपने मंगवाई थी, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर के आ गया, आपने और बताओ और कोई कमी पेशी, तो सारी सूचनाएं देना ये प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। तो राष्ट्रपति जी बहुत सी बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, लेटर लिख करके बताते हैं कि भैया देश की ये समस्या है, इस पे अपने विचार व्यक्त करते हैं कि ये समस्या है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा सरकार ध्यान देवे। ठीक है, और ध्यान देकर के इन समस्याओं का निपटारा करे, समस्याओं को दूर करे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे संसद में 3 सेशन होते हैं बेटा, सत्र होते हैं। ठीक है, एक सत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं बजट सत्र, ये होता है बेटा फरवरी में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मानसून सत्र, ये होगा जुलाई अगस्त में। फिर एक आता है शीतकालीन सत्र या विंटर सेशन जिसे कहते हैं, जो होता है सर्दी में नवंबर दिसंबर। ये 3 सेशन होते हैं। तो ये हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी जो पहला सत्र होगा, जिसे हम क्या कहते हैं बजट सत्र, उसमें अपना भाषण रखेंगे, मतलब अपने स्पीच देंगे। उसमें बताएंगे कि इस पूरे तीनों जो सेशंस हों उनमें ये होना चाहिए, पिछले वर्ष में ये काम जो संसद ने करे बहुत ही सराहनीय थे, बहुत ही अच्छे काम करे, मतलब पूरा विचार वो रख सकते हैं। और जब वो यहाँ पर कोई बात रख रहे हैं तो हो सकता है कोई देश की किसी समस्या का जिक्र कर ले। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने कुछ बोल दिया कि हाँ भाई संसद में महिलाओं की भागीदारी थोड़ी सी कम है, महिलाओं की भागीदारी पे सरकार गौर करे, तो या जो पार्टियां हैं वो गौर करें। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं कि देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी कम है,
या देश में गरीबी जो है वो बढ़ रही है तो उस पर सरकार काम करे, या ऐसे कानून लेकर के आए जिनसे क्राइम रोका जाए। तो जो भी बात है वो बजट के उस पहले सत्र में वो कह सकते हैं कि हाँ भाई आप कहिए, अपनी बात रखिए। उसके अलावा भी कभी कभी बीच में लगता है तो वो प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख करके बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति कब कब संसद को संबोधित करते हैं, एड्रेस टू द जो हाउसेज है वो कब कब करते हैं, तो पहला हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा जो कि बजट सत्र होता है उसमें संबोधित करेंगे। और इसके अलावा जो नई लोकसभा चुनकर के आती है, जो नई लोकसभा चुनकर के आती है, जो उसका पहला सत्र होता है, फर्स्ट सेशन जो होता है उसमें, ठीक है। जैसे कि 2019 का मई में सरकार बनी, मतलब लोकसभा चुनकर के आ गई, ठीक है, लोकसभा चुन, तो अब ये लोकसभा जो पहली बार मिली होगी ना, अब ये अगस्त मई जून जुलाई जब भी मिली, उसके पहले में उसमें भी उन्होंने क्या करा होगा, संबोधित करा होगा या एड्रेस उन्होंने करा होगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर जून जुलाई में तो मानसून आ गया तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, नहीं, लोकसभा जब चुन करके आएगी, अब 19 में करा, अब फिर 2024 में एक बार और करेंगे, और 5 साल ये पहले वाले में तो करना ही करना है, पर एक बार जब चुन करके आ रही है लोकसभा तब आपको संबोधित करना ही है, ये भी राष्ट्रपति जी का कर्तव्य है। इससे के अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। अब इनके अलावा कि भाई आप मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री से सारी जानकारी मांग सकते हैं, उसके अलावा 3 अन्य अवसर, 3 ऐसे और मौके होते हैं जब राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहला, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है। देखिए, अब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि राष्ट्रपति जी ऐसा कर दीजिए, या इस व्यक्ति को यहाँ नियुक्त कर दीजिए, या ये चीज एडवाइस मान लीजिए। इस प्रकार से अगर कोई भी सलाह राष्ट्रपति को दी गई है तो राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है कि वो उस सलाह को वापस लौटा सकते हैं, कि बोले यार देखो मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज इस पर एक बार वापस रिव्यू करिए और फिर वापस बैठ करके बात करेंगे। तो सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है, और जो निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है उस पर पूर्ण विचार करने के लिए, मतलब वापस से उस पर विचार करने के लिए कह सकता है कि हम इन चीजों पर वापस से विचार करें और फिर बैठ करके वापस से बात करेंगे। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। तो ऐसा करने में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करेगा। विवेक के प्रयोग का अर्थ क्या होता है कि अपनी सोच समझ लगा करके कि हाँ भाई ये सही नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, या इसमें ये कमी है, ये जो सलाह आपने दी है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो अपने विवेक का, अपना जो आइडियाज हैं, ठीक है, और जो अपनी जो समझने की, सोचने की जो क्षमता है, उस अनुसार उनको लगता है कि चीज गलत है तो वो उसका प्रयोग कर करके बोलेंगे कि भाई आप ये गलत हो, उसको सही करके लाओ। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं, ठीक है, कोई कानूनी रूप से कमी हो, कोई गलती हो, फैसला देश के हित में नहीं हो, या कोई ऐसी सलाह दी जा रही जो कि फैसला देश के हित में ना हो। देखिए एक चीज और आती है, अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। यह आता है बेटा भारत के संविधान आर्टिकल 1, 2, 3 में, ठीक है, 1, 2, 3 का मतलब 123 में, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है, अब हम लोगों ने देखा कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की साइन से होता है। अब संसद जो बैठ रही, बजट सत्र में बैठ रही, फिर गैप लग गया, फिर मानसून सत्र आ गया और फिर शीतकालीन सत्र आ गया। अब मान लो जब संसद बैठी हुई नहीं है और तब ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कानून बनना बहुत जरूरी है, तो क्या होता है कि एक रफ फॉर्मेट तैयार होता है और उसको डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब से साइन करा लिया जाता है। सरकार एक रफ फॉर्मेट तैयार करती है और उसको डायरेक्टली क्या कर लेती है, राष्ट्रपति साहब से साइन करवा लेती है। पर जो अध्यादेश होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, 6th मंथ आप लोगों को देखना ही होगा, ठीक है। जो 6th मंथ को हम लोग देखते हैं उसको आपको क्या है, देखना ही होगा। तो ये 6th हमारा क्या है, मंथ है, क्या है, 6th मंथ। तो 6 महीने के लिए क्या होगी, वैलिडिटी होगी। राष्ट्रपति जी ने अगर उस पर साइन कर दिया है तो वो कानून सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए होगा। 6 महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद ये कहा गया है संविधान में कि भाई आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या कर ले, संसद से पारित करवा ले। 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको संसद से पारित करवा ले। अगर 6 महीने के अंदर आपने संसद से उसे पास करवा लिया तो कानून बन जाएगा, और नहीं करवा पाए तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो शायद प्रणब मुखर्जी थे, राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा कहा जाता है, बहुत फेमस नाम रहा है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जब थे तो प्रणब मुखर्जी ने सरकार से ये कहा कि बार बार में अध्यादेश पे साइन करवाना या बार बार में अध्यादेश को लाना ये चीज सही नहीं है, ठीक है। अध्यादेश एक तरीके से आप टेम्परेरी कानून बार बार में बना रहे हैं, आप जनता को वो कानून सौंप रहे हैं, वो सही नहीं है। कानून का जो विधायिका की जिम्मेदारी है वो विधायिका बनाए, बार बार में अध्यादेश पे साइन करना ये उचित नहीं समझता हूं मैं। तो यहां पर क्या है
कि जैसे अध्यादेश को लेकर के प्रणब मुखर्जी ने कहते कि बार बार में अध्यादेश लाना अच्छी बात नहीं होती, आप लाए 6 महीने चला फिर साइन अध्यादेश फिर अध्यादेश, बोले ये चीज सही नहीं है। तो जब कोई चीज देश के हित में नहीं होती या गलत लगती है राष्ट्रपति जी को या कानूनी रूप से गलत होती है तो वो मना कर देते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने के लिए कह सकते हैं। यद्यपि मंत्रिपरिषद पूर्ण विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। देखिए अब क्या हुआ कि अगर एक बार आपने सलाह को लौटा दिया कोई बात नहीं, पर जब दूसरी बार घूम फिर के चाहे वह की वही सलाह आ जाए तो फिर राष्ट्रपति जी को मानना होगा। वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे कि हाँ हाँ भैया ठीक, अब तो मैं साइन कर ही देता हूं। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। देखो कोई है ना आग्रह जो रिक्वेस्ट है वापस विचार करने की, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि आप इस पे वापस पूर्ण विचार करिए, मुझे सही नहीं लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई ऐसे रास्ते में चलता व्यक्ति नहीं कह रहा है सोच क्या कर रहा है बेटा, ये तो गलत कर रहा नहीं। देश पे जो सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि आप इस पे विचार करिए, इनमें ये कमियां हैं, इन कमियों पे विचार करिए। तो राष्ट्रपति जी का पूर्ण विचार का आग्रह ही ऑटोमेटिकली खुद में एक बहुत बड़े मायने वाली बात है, एक बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि आप इस पर पूर्ण विचार करिए कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जी ये मुद्दा सही नहीं है, इस पर आप वापस विचार करिए, फिर आइएगा, फिर बैठ के बात करें। ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो पूरी मीडिया में हलचल मच जाएगी, और हलचल मच गई तो फिर तो सोचेंगे प्रधानमंत्री यार हाँ कहीं ना कहीं तो कमी होगी, विचार करते हैं। अतः ये एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये एक तरीका है जिसमें जब राष्ट्रपति जी अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हम आगे देखेंगे कि जैसे कि वीटो का इस्तेमाल करना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में एक उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसी जगह ऐसे स्थान है जहां पर राष्ट्रपति जी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। ओके, आज इतना ही। ठीक है, मैं ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप नहीं तो सो जाओगे फिर। ठीक है, अब आगे हम लोग दो जो विशेषाधिकार है उनकी और चर्चा करेंगे, वीटो की भी करेंगे, और जो तीसरा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उपराष्ट्रपति जी की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स वो ज्यादा जाएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कैसा लगा, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों को करना है, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।